अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क और सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क। और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट किश्वर नाजली। और आपके लिए हमेशा की तरह लेकर आई हूं प्रोग्राम बात से बात। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा साथ थोड़ा मजबूत होता जा रहा है और हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होते जा रहे हैं। तो इसी खुशी में मैं आपके साथ एक अनाउंसमेंट भी शेयर करना चाहूँगी कि हम लोग आपके लिए एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं हर जुम्मे को 10 से 11 बजे, जिसका नाम है ज़ुबान इश्क। जी हाँ, इसमें हम इश्क की ज़ुबान पे गुफ्तगू करेंगे, जो कि शायरी से बेहतर कोई नहीं हो सकती। और आपके लिए एक खुशखबरी ये है कि अगर आप नए शायर हैं, शायरा हैं और आप हमसे अपना कलाम शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता करें। हम आपको प्रोग्राम में मदऊ करेंगे और आपसे हम जो है वो आपके कलाम सुनेंगे और आप भी अपने कलाम से हमें महसूस कर सकेंगे। तो ज़रूर रब्ता कीजिए और देखते रहिएगा प्रोग्राम ज़बान इश्क, जिसमें मैं और अशर सईद आपके मेज़बान होंगे। तो जनाब, आज जो हमारा प्रोग्राम है उसके बारे में क्या हम बात करें। हम तो बात ही करते हैं, हम तो बस एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जो बात आपको अच्छी लगती है, जो बात मुझे अच्छी लगती है, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली गुफ्तगू, मुश्किल गुफ्तगू हम नहीं करते। क्योंकि हमें वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़िलासफ़ी है वर्ल्ड में, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें हैं, मुश्किल मुश्किल बातें हैं। तो हम थोड़ी सी आसान सी बातें करते हैं यहाँ पर। और आज अभी इस संडे को हम सब ने आलमी माओं का दिन मनाया, मदर्स डे मनाया। और मदर्स डे के हवाले से मैं क्या बात करूं, मुझे ऐसा लगता है कि मदर्स के खराज तहसीन पेश करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। तो जिन चीज़ों पे मुझे पूरी महारत हासिल ना हो, मैं उसमें हाथ ही नहीं डालती। तो माओ की अज़मत, माओ की ताज़ीम, माओ की जो भी खिदमात हैं उनसे किसी को इनकार नहीं, हम सब एक्सेप्ट करते हैं। हमारे मज़हब का हिस्सा है, हमारी ईमान का हिस्सा है अपने वालदैन की जो है वो खिदमत करना, उनकी इताअत करना। और हमारी तो दुआएं पेरेंट्स की दुआओं के बिना कबूल नहीं होती। जब तक कि हम रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बा यानी सवेरा नहीं पढ़ेंगे तो हमारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। तो ये तो हम सब जानते हैं। और माँ की अजमत पे क्या बात की जाए। बस माँ के बारे में कहना मेरे बस की बात नहीं है। बस एक बहुत सारे अशार हैं, बहुत सारे मज़ामीन हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरा इल्म, मेरी वोकेबलरी, मेरे अल्फाज नाकाफ़ी हैं। मगर एक शेर जो मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा दिल पे मेरे लगता है वो ये है कि एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे हम अल्फाज से माओ को खराज तहसीन पेश करते हैं। मगर मेरा सवाल ये है कि क्या हम जिस तरह से माओ के बारे में तकरीर करते हैं, अल्फाज का चुनाव करते हैं, मज़ामीन लिखते हैं, क्या हम उनको हकीकी ज़िंदगी में भी इस तरह की जो है वो हैसियत या दर्जा देते हैं। मैं तालीम याफ्ता कुछ लोगों की बात नहीं कर रही, लेकिन आज भी मैंने देखा है, आपने सुना है कि माओं के साथ उनकी औलादों का रवैया बे इंतहा तहज़ीक आमेज़ है। और वो इज़्ज़त भी नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर पैदा होता है सोसाइटी में। और एक दो पहलू हैं माओ के जो रिस्पेक्ट के। एक तो या तो हम उनको एपिटमे ऑफ सेक्रीफाइस और देवी बना देते हैं कि वो कुर्बानी की देवी है, वो खिदमत करती है, वो उससे कोई गलती हो नहीं सकती, वो परफेक्ट होनी चाहिए, वो हर वक्त गिविंग होनी चाहिए। एक तो ये पहलू होता है। और दूसरा ये कि कुछ जगहों पे माओ की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, ना उनको जायदाद में कोई हैसियत है, ना उनके उनके फैसले सुने जाते हैं, ना उनको बेटे जो हैं वो कोई रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये दो बड़े ख़तरनाक पहलू हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मदर्स हैं वो एक
डिप्रेशन में, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन और मेंटल प्रेशर में रहती हैं, और उसका असर जो है वो उनकी ज़िंदगी, उनकी हेल्थ पे पड़ता है, और जाहिर है वो बीमार हो जाती हैं और वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी को नहीं गुजार सकती। तो इस पे भी हमें सोचना चाहिए, हम सिर्फ किताबी लफाजी बातें ना करें, हम उनको प्रैक्टिकली भी सोचें। और अगर सारी लफाजें बातें ठीक होती तो हमारे माशरे में भी अब ओल्ड एज या मदर्स होम नहीं बन रहे होते। एक पहलू जो कि अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है वो है मैटरनल मेंटल हेल्थ, माओ की आसाबी हेल्थ, क्योंकि मदर्स जो हैं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं बच्चों की तरबियत में, और ना सिर्फ बच्चों की तरबियत में बल्कि उनकी अपनी ज़ात की, अपनी सेहत, अपनी आसाब की सेहत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहम है। वो एक इडियोसिंक्रेटिक पर्सनालिटी है, वो माँ तो है लेकिन वो एक औरत है, वो एक इंसान है जिसको पूरा हक है कि वो अपनी आसाबी सेहत का ख्याल रख सके और आसाबी तौर पर सेहतमंद रह सके। जैसे सर्वे के मुताबिक कहा जाता है कि 10% जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं और 13% जो वुमेन जो कि जस्ट गिवन बर्थ, वो एक मेंटल डिसऑर्डर आफ्टर बर्थ वो फेस करती हैं, दैट इज़ पोस्टमार्टम डिप्रेशन। पोस्टमार्टम डिप्रेशन वैसे कॉमन है, लेकिन हमारे यहाँ जो स्पेशली मदर्स इन लॉ हैं वो इस बात को अहमियत नहीं देती हैं। वो कहती हैं कि हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं हुआ था, और ये टेंशन, ये सब कुछ नहीं होता, ये मीन्स वो हाउस होल्ड चोर्स की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो उस पर कहती हैं। लेकिन देखें, ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ की अवेयरनेस पहले नहीं थी वो अभी भी ना हो। क्योंकि हमारे यहाँ आजकल स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़ काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं जो पहले नहीं थे। इन्फ्लेशन है, पॉल्यूशन है, इससे कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक प्रेग्नेंट वुमन जो है वो बहुत मुतासर होती है। तो ये जो रेशो है 10 और 13% का जो मैंने आपको बताया, इन डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे पाकिस्तान, इंडिया, जो भी तरक्की पजीर मुल्क हैं, वो जो उसमें जो है ज़्यादा रेशो है, 15.6 है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड 19.8 है आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो इस तरह से, क्योंकि जाहिर है हर चीज़ का असर माँ पर भी होता है, जो प्रेग्नेंट वुमन है उस पर भी होता है, सोसाइटल प्रेशर है, डोमेस्टिक प्रेशर है, हाउस होल्ड प्रेशर है। हमारे यहाँ तो घरों के जो निज़ाम हैं उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी बच्चे पे असर पड़ता है और माँ पे असर पड़ता है। तो इन सिवियर केसेस जो मदर्स की सफरिंग है वो इतनी सिवियर भी हो सकती है कि मदर्स जो हैं वो सुसाइड तक कमिट कर सकती हैं, या फिर उनका जो मेंटल हेल्थ है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हो जाती है, ना वो किसी की तरबियत करने के काबिल रहती हैं, ना वो अपने आप को संभाल सकती हैं। तो हमें इस बात की शऊर पैदा करना बहुत ज़रूरी है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर बर्थ जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है वो एक को ऐसे ही हमें फेस करना है जैसे हम कोई और बीमारी फेस करते हैं। अगर आप सो कॉल्ड मदर्स को प्यार करते हैं और उनका साया रखना चाहते हैं या उनको वाकई अजमत देना चाहते हैं, तो किताबों और कलमों की अल्फाज से हटकर उनको एक आम इंसान समझें, उनके ऊपर इतना प्रेशर ना दें कि वो बेचारियाँ वो कोई काम करने से पहले ही इतने प्रेशराइज हो जाए, गलती ना हो जाए, गलती ना हो जाए, क्योंकि हमने माँ को एक एपिटमे ऑफ परफेक्शन बनाया हुआ है ना। आप औलाद से गलती, वो तो बच्ची है, वो उससे गलती हो सकती है, स्टूडेंट से गलती हो सकती है, टीचर से गलती हो सकती है, लेकिन माँ से गलती नहीं हो सकती। तो वो एक अल्टीमेटली हर वक्त एक प्रेशर में रहती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज मैंने खुद देखा है कि जो हमारी बच्चियां हैं या जो मदर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा, उनके पास मुख्तलिफ चीज़ों का प्रेशर होता है। अगर डॉक्टर ने ऑपरेशन कह दिया है, मदर्स इन लॉज के ख़िलाफ़ हैं, उसका प्रेशर, हालांकि उसने उसने तकलीफ़ सहनी है लेकिन उसको ये प्रेशर है। उसके बाद बेटियां हैं तो फिर बेटी ना हो जाए, बेटा है तो हेल्दी हो, किस पे जाएगा, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो जाहिर है उसका रिजल्ट जो है वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन में हो भी सकता है। तो इसको भी, इसकी अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें जो है हमारे जो साइकियाट्रिस्ट हैं और डॉक्टर्स हैं, और इनका बहुत बड़ा रोल होना चाहिए कि वो उसको बताएं कि किस तरह से हम
इससे टैकल करें, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा अरसा होता है और फिर गुजर जाता है। तो और अभी एक और रिसर्च के मुताबिक 20% ऑफ मदर्स जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, क्लिनिकल डिप्रेशन जो है वो उससे भी पेश आती हैं, और ये जो है वो बहुत ज़्यादा रेशो है, 20% बहुत ज़्यादा रेशो है, जिसकी वजह से सुसाइड करने पर वो आमादा हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर इस बारे में भी बात करनी चाहिए। और ये जैसे जैसे देखिए, ये बात अब छोड़ दें, कुछ ख़वातीन को मैं यहाँ पर मुखातिब करूँगी कि जो आपके ज़माने में होता था ज़रूरी नहीं है, वक्त और हालात बहुत बदल गए, फूड क्वालिटी बदल गई है, पॉल्यूशन हो गया है, इन्वायरमेंटल क्वालिटी बदल गई है, इन्फ्लेशन हद से ज़्यादा है, एक एक रश है। तो आपको उसी तरीके से टैकल करना होगा ना। अब जब हम जो कपड़े ट्रेंड में चल रहे होते हैं हम उसको पहनते हैं ना, चाहे वो जो भी फैशन होता है, तो जो भी चीज़ें बदलती हैं उसके साथ अपने आप को सीखें, अपने आप को एडजस्ट करें। बहुओं के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा और उनको समझाना, उनको समझना पड़ेगा कि हाँ भाई आजकल ये हो रहा है। तो इसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स सॉल्व हो। और हमेशा की तरह जो मेरा कीवर्ड है कि वक्त के साथ बदलना होगा, और ज़रूरी नहीं है कि हमें ही सब कुछ पता हो पहले से और जो हम कर रहे हो वही ठीक हो। मैं गलतियाँ करती हूँ, वक्त के साथ सीखती हूँ, या आप करते हैं, आप वक्त के साथ सीखते हैं। लेकिन एक्सेप्टेंस इज़ द इम्पॉर्टेंट की। आप समझ जाएं कि हाँ हमारे ज़माने में ये गलत होता था, आज ये है सही है। तो उसमें आपको ही आसानी होगी, क्योंकि वक्त के साथ चलना ही अक्लमंदी है। सो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मुतहद होना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। होता ये है कि आफ्टर द बर्थ मदर जो है विद डिप्रेशन में जो होती हैं वो बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरह से नहीं कर पाती हैं, यानी उनके काम फंक्शंस, तो वो इल हेल्थ हो जाती हैं। और जब वो सोचती रहती हैं, या क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे यहाँ माओ का एक मेयार बनाया हुआ है कि वो कोई गलती नहीं कर सकती, वो गलत तो काम कर ही नहीं सकती, तो जब उसके ऊपर ये एक इनविजिबल प्रेशर होता है और जब वो कुछ प्रेगनेंसी की वजह से वो नहीं कर पाती है, तो अल्टीमेटली वो एक प्रेशर में ऑलरेडी होती है। तो उसके बाद जो है वो उसको चीज़ें बहुत ही बुरी लगती हैं और वो ओवर थिंकिंग करती है और फिर वो सुसाइड तक भी जा सकती है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद सोचिए कि अगर आपको अपने बच्चों से भी मोहब्बत है, तो एक हेल्दी मेंटल वेल बींग के साथ जो है वो एक अच्छी मदर जो है वो बच्चों की ट्रेनिंग करेगी ना। अदरवाइज फिर आप कहते रहेंगे आजकल के बच्चे बदतमीज़ हो गए हैं, आजकल के आप लोग फैक्टर्स नहीं देख रहे हैं कि क्या फैक्टर्स हैं, क्यों हो गए हैं बदतमीज़। अब मैं जो टीनेजर्स या अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, तो उनकी जो बिहेवियर में जो चेंज है, आई एक्सेप्ट कि चेंज है, रूड है, लेकिन इसके कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं है कि ये बच्चे बाय बर्थ ही ऐसे थे। अब क्या फैक्टर्स थे, दिस विल बी अ लॉन्ग डिबेट, लेकिन मैं इस वक्त इस डिबेट में नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि आज मुझे ये बताना था कि मदर्स के ऊपर हम नज़में लिखते हैं, शेर लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन ये रिस्पेक्ट, ये अक़ीदत किताबों से बढ़कर बाहर आनी चाहिए। और मदर को पहली इस स्टेज पर आप एक इंसान समझें। वो आपकी बीवी या आपके बच्चों की माँ है, लेकिन वो एक इंसान है। हम मदर से कभी पूछते हैं कि आपके पुराने फ्रेंड्स थे तो वो आप क्या करती थी। कभी कभार ऐसा होता है, क्या पता उनका ऐसा दिल चाहता हो कि वो भी इस तरह से, कभी उनके जो कोई शौक़ है वो हमारी बच्चों को बड़ा करने में रह गए हो, तो हमें चाहिए कि हम उनसे बात करके उनको वो रेस के उनको क्या पसंद था और वो क्या करना चाहती हैं, वो छोटी छोटी खुशियाँ हैं। समटाइम्स बेचारी जो है वो बच्चों में इस तरह लग जाती हैं कि अगर उनको शौक़ है थोड़ा सा सिंगिंग करने का, स्विंगिंग का, तो वो नहीं झूला भी नहीं झूल सकती, कि उनके ऊपर ये एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट है, ये है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम सिर्फ कुछ ट्रिवियल सतह पे ही देख सकते हैं। तो इस चीज़ को कंसिडर करें, उनकी हेल्थ का ख्याल रखें, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर बर्थ। जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है ये एग्जिस्ट करता है, ये कोई जादू नहीं है या ये कोई बहाने नहीं है, ये एक हेल्थ इशू है। इस पे जो है वो आप
अमल करें, इस पे थोड़ा ख्याल रखें। फैमिली में और जो लोग हैं, हस्बैंड्स का रोल बहुत इसमें वाइटल हो सकता है, और मैं कहूँगी कि जो दूसरे घर में और मेंबर्स हैं उनका रोल भी इम्पॉर्टेंट है, तो वो समझें और उसको उस तरीके से हैंडल करें, ट्रीट करें। थोड़े दिन की बात होती है तो ये ख़त्म हो जाता है। तो इस मदर्स डे पे मैं और कोई बात नहीं, मदर्स की अजमत पे बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो चुके हैं, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, तो मेरा ये एक छोटा सा है कि पोस्ट पार्टम डिप्रेशन को समझें, ये एग्जिस्ट करता है और ये क्योरेबल है। लेकिन अगर ये क्योरेबल नहीं हुआ तो उस वक्त अगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आए तो बाद में ज़रूर आएंगे। तो हेल्दी रखिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, अपनी तरफ से अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि नेगेटिव सोचने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी हुई है। आप पॉजिटिव सोचिए और अच्छा रहिए, और मिलते हैं फिर दोबारा। और देखते रहिए अपना टीवी न्यूयॉर्क और सुनते रहिए अपना रेडियो न्यूयॉर्क। अल्लाह हाफिज़।